एवरीवन, वापस से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने चैनल पर और शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और आज का जो सेशन रहेगा बड़ा धमाकेदार, जहां पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को डिस्कस हम लोग कर रहे होंगे। और टॉपिक आपको पता है कि अगर हम कार्बन की बात करते हैं यानी कि कार्बन एंड इट कंपाउंड्स की अगर बात की जाती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी धमाकेदार टॉपिक। और डिस्कस क्या करने वाले हैं आप सभी को पता ही चल चुका है। इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन सा? एक एलोट्रोप अपरूप में और दूसरा होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। अब आप मुझे ये बताइएगा सबसे पहले किस पोर्शन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहले भाई एलोट्रोप पढ़े, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बहुत लंबे हमारे चलेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा कार्बन। और सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो कार्बन है ये क्या है, किस खेत की मूली है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर कार्बन के सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? यू नो, कैपिटल सी की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन। ये क्या है? ये होता है आपका कार्बन का सिंबल। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 6। और इसका एटॉमिक नंबर के साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 12। जनरली अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का अगर आपसे कभी भी एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो 6 होगा। और एटॉमिक मास अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कितना होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते हुए चलोगे। एटॉमिक मास जो होता है दैट इज द 12 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। अगर आपसे संयोजकता पूछ ली जाए तो कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ये आपको बताना है। चलिए भाई बताइएगा। वेरी नाइस। एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास 12 होता है। वेरी नाइस मंगला, शिवानी बिल्कुल सही जाते हुए, शिवानी बिल्कुल सही जाते हुए। अब आपको वैलेंसी बतानी है, आप लोगों को संयोजकता बतानी है। आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है दैट इज द 4। 4 कैसे होती है? देखो, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। यानी कि कार्बन के अंदर अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ लिए जाए तो क्या आप बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? चलो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपको एलिमेंट दे दिए जाते हैं और एलिमेंट से आपसे पूछ लिया जाता है। मधुस्मिता, हेलो, कैसे हैं आप? मधुस्मिता, काफी दिनों बाद क्लास में मुलाकात हो रही है। चलेगा। हेलो मैम, अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो क्या चलेगा? मार्टिन, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप एनडी लाइव कोड अप्लाई करोगे, कैपिटल एनडी लाइव में ये कोड अप्लाई करोगे जो कि आपको एक्स्ट्रा पे करने से रोकेगा। ठीक है, चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, अब देखो, आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछे जा रहे हैं। आपको पता है किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व के अंतर्गत उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन के अंदर भाई साहब यहाँ पर 6 प्रोटॉन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, किसी भी तत्व के अंतर्गत जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के अंदर अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ली जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पर आपकी 6 होगी। वहीं अगर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लिए जाएं तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे आप बता सकते हैं क्या? तो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दो तो आपके पास क्या निकल करके आ जाते हैं? आपके पास एटॉमिक नंबर निकल के, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास निकल के आ जाएंगे। सिंपली करना क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन घटाने हैं। तो 12 एटॉमिक मास, 6 प्रोटॉन, तो कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेस के पास 6 हो गए। तो C612 क्या है? इट इज अ रेफरेंस एलिमेंट। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा तत्व है, अगर किसी भी दूसरे तत्व का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अगर निकाला जाता है, इसी को रेफरेंस में लिया जाता है, C612 को, जिसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। इज इट ओके? चलेगा, ठीक है, डन है। तो ये हो गया कार्बन का आपका एक एलिमेंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ जी देखो, अगर ओके मार्टिन, अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोटोप्स, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें यानी कि हम किसकी बात करें? हम समस्थानिकों की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक हैं, बहुत सारे हैं। लिमिटेड, मैं कहूंगी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कह सकते हैं आप, बहुत सारे। अनलिमिटेड तो नहीं कहेंगे बट बहुत सारे कार्बन के आइसोटोप्स हैं। जैसे देखो,
सबसे पहले आइसोटोप्स, अगर समस्थानिकों की बात की जाए तो समस्थानिक होते क्या है? ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि एक ही तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जिनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है, परंतु इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। शिवम सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून। चलेगा द रियल लाइफ, वेरी गुड आफ्टरनून सरकार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलेगा जी, ओके। तो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे C612, C614, C622, C660, अगर हम बात करें C6 235, बहुत सारे कार्बन के आपके आइसोटोप्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी में क्या है, देखो इन सभी के अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, परंतु इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, इनका जो एटॉमिक मास है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ऐसे तत्वों को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो तो समान होंगे, बट इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे C612 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई? चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चीजें फिर सेम हो जाएगी। C612 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता है 12 में से 6 गई तो कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। आपको पता है C614 कितने जाएंगे? 14 में से 6 गए तो कितने हो गए? 8 हो गए। 22 में से 6 घटाओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। 60 में से 6 घटाओ तो कितने बच गए आपके पास? 54 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। 22 में से 6 घटाओगे, है कि नहीं? तो एटॉमिक मास में से सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो। सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप माइनस करोगे, वो क्या बता देगा? किसी भी तत्व के अंतर्गत मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को वो आपका डिफाइन कर देगा। चलेगा। मैम बैकग्राउंड से लिख के पढ़ाइए प्लीज, बैकग्राउंड से लिख के पढ़ाइए, मतलब क्या कह रहे हो आप? अच्छा, आप लोगों को चीजें लिखी हुई नहीं दिखाई दे रही है क्या? ओ माय गॉड, ओके 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 शिवानी, ओके 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 ओके। देखो कोई स्टूडेंट बोल ही नहीं रहा है मुझे, अरे कैसी बात है, तुम लोग कभी कभी करते हो, ऐसा कैसे हो गया भाई? आप लोगों को बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे, जो भी चीजें मैं लिख रही हूँ वो आपको नहीं दिखाई दे रही? अच्छा, ओके 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 ओके। मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया ये चीज, मैं पढ़ाने में इतनी मग्न हूं ना, मैं पढ़ाने में इतनी मग्न हूं कि मैंने ऑब्जर्व ही नहीं की ये चीजें कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अरे 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 अरे, आई थिंक अभी विजिबल होगा। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी फॉर दैट, लिटरली वेरी सॉरी। बहुत लेट बोला यार, आप लोगों ने आपको तुरंत ही बोलना चाहिए था कि मैम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। चलो, आई थिंक अभी आपको विजिबल होगा एवरीथिंग। मैम अभी दिखा, सब क्लियर है? ओके चलो ठीक है, अभी दिखा ना? ओके 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 ठीक है। चलो देखो, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी और क्या क्या चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है भाई साहब, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया और तुम लोग कह रहे हो कि मैम, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार रिवाइज करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले कार्बन के, हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा? जस्ट एक बार मैं आपके ऑब्जर्व कर लेती हूँ, अभी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? अभी दिखा है? फुल स्क्रीन में दिख रहा है आपको या फिर छोटे स्क्रीन में दिख रहा है अभी भी? अच्छा, पहले लगा आप ऑरली एक्सप्लेन कर रहे हो, अरे वाह। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो कोई नहीं, चीजों को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, कई बार ये टेक्निकल चीजें ना, कई बार ना दिक्कत कर जाते हैं, बहुत बार दिक्कतें करते हैं। चलो, अभी मैंने फुल स्क्रीन किया, एक बार मैं स्क्रीन देख लेती हूँ, मुझे विजिबल होगी सारी चीजें तो उसके बाद ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। एक बार मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेती हूँ। चलो, कितने प्यारे बच्चे ना हमारे। चले कोई दिक्कत नहीं है। पता है कई बार ना टेक्निकल चीजें ऐसी समझ ही नहीं आया, देखा ही नहीं, मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाई। आई थिंक ये अभी भी आपको नहीं विजिबल हो रहा है, तो इसका इलाज करते हैं भाई, इसका इलाज करते हैं। ऐसे कैसे ये हमारे साथ काम चलेगा?
तो सब बाउंस कर गया, अरे वाह। वो मैं समझ गई तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी गलती नहीं है भाई। जस्ट अ सेकेंड, तुम लोगों की गलती नहीं है। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इस चीज को भी, आपका सॉल्यूशन करेंगे भाई। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक अभी आपको विजिबल हो जाए। कल करेंगी। अरे नहीं भाई, अभी के अभी करेंगे, कैसी बात करो, अभी के अभी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी के अभी करेंगे, अरे भाई। चलिए। मैम वैसे भी मजा आ रहा था, वैसे भी मजा आ रहा था। नहीं नहीं, चीजें को हमें वो तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को हमें लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये स्लाइड शो क्यों नहीं ले रहा है, आई डोंट नो, ये स्लाइड शो आपका ले नहीं पा रहा। कुछ तो भाई शो आ गया। प्लीज टेक माई नेम। अच्छा, आपका नेम ले लें। आपका नेम, अच्छा ठीक है। एक सेकंड का मुझे टाइम दो, मैं इसको वापस से आपका वो कर रहा, वापस से मैं इसको ओपन करके तब देखते हैं, तब शायद ये हो जाए मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे फील आ रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जस्ट अ सेकेंड। चलिए, आई थिंक अब बताइएगा भाई, अभी तो ऐसा इशू नहीं आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए भाई इशू। पता है, इतने मजेदार तरीके से सब कुछ पढ़ रहे थे हम लोग। चलो कोई नहीं, अब आई थिंक प्रॉपर हो जाएगा। चल, नाउ इट्स फाइन। ओके चलिए, अब बात करते हैं, वापस से एक बार चीजों को मैं रिवाइज करा देती हूँ, जितनी भी चीजें मैं एक बार रिफ्रेश करके करिए। हाँ जी हाँ जी, हो गया। दिव्या अभी हो गया, अभी हो गया। सिस्टम हैंग हो गया है क्या? हाँ, चलिए अब सिस्टम जो है बिल्कुल प्रॉपर हो गया। चलो आ जाओ, सिस्टम को वापस से एक्टिवेट करते हैं। बात करेंगे कार्बन की। हम लोगों ने कहा कि भाई जो कार्बन होता है, सिंबल 6, आपका एटॉमिक नंबर 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपके 6 होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलिएगा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने ऑब्जर्व किया था किसके बारे में? हमने बात की थी आइसोटोप्स की, कि अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, जितने भी कार्बन के समस्थानिक होते हैं, अगर हम समस्थानिकों की बात करते हैं, तो जितने भी समस्थानिक होते हैं, सभी के सभी स्थानिकों के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है? ऐसे तत्व जिनके जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका समान रहेगा, बट जो इनका परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। हमने एग्जांपल लिया, जैसे C612 की बात करें, C614 की बात करें, C650 की बात करें, C660 की बात करें, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सभी के सभी क्या है? ऑल दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। ये कार्बन के समस्थानिक है। अब समस्थानिक से मतलब क्या है? देखो, हमने स्टार्टिंग में ही पहले ही हमने कह दिया कि किसी भी तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार, ऐसे भिन्न भिन्न रूप, जिसके अंतर्गत उसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो बिल्कुल समान होगा। अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे सभी का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। सभी के सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, बट इन सभी के अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास जो है कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ऐसे तत्वों के अंतर्गत जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे C612 के अंदर 6 हो गई, C614 के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो गई, C650 के अंदर कितनी होगी? सिंपली अगर हम बात करते हैं, आपके 44 हो गई न्यूट्रॉन की संख्या।
बिल्कुल वैसे ही आपके C660 के अंतर्गत न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 54 हो गई। इस तरीके से आपकी जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो आपकी घटती बढ़ती रहेगी आइसोटोप्स के अंदर, समस्थानिकों के अंदर। क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंस यादव जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलो आपको पता है, अब अगर हम बात करते हैं, हमने बात की थी कार्बन की वैलेंसी की, कि भाई कार्बन की जो वैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन की अगर हम संयोजकता की बात करते हैं तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं, यहां पर चलेगा अमित कुमार, सो लवली, अरे वाह क्या बात है। कार्बन की वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं तो भाई कार्बन की वैलेंसी होती है 4। 4 वैलेंसी होने का मतलब क्या है, कोई भी तत्व अगर बॉन्ड बनाता है तो कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वैलेंसी कहां से डिफाइन की जाती है ये एक बार देखते हैं। देखो हमने कहा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 इलेक्ट्रॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो तब आप 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये आ जाता है आपका 2 4 में। यानी कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एन शेल के अंदर आ जाते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो सबसे बाहरी कक्षा है एल सेल, यानी कि अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करते हैं, आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहरी कक्षा के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद। तो जितने इलेक्ट्रॉन आपके सबसे बाहरी कक्षा के अंदर मौजूद होते हैं, कोई भी तत्व उतने ही बॉन्ड बनाता है, उतने ही बॉन्डिंग कर पाता है। तो कार्बन जो है भाई आपके 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। अगर ये 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं टेट्रा। तो कार्बन को कहा जाता है, कार्बन इज द टेट्रावेलेंट कंपाउंड। हम लोग कार्बन को टेट्रावेलेंट एलिमेंट के तौर पे जानते हैं। कहा जाता है कि भाई ये क्या है, आपका चतुर संयोजक है। चतुर संयोजक की बात करेंगे, टेट्रावेलेंट है, यानी कि 4 तत्वों के साथ एक समय पर ये बॉन्ड बना सकता है, 4 बंध ये बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला कंपाउंड जो इसका रहता है वो कौन सा रहता है, कार्बन बॉन्ड बना लिया मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम CH4 की बात करते हैं, और आपको पता है CH4 इज अ मीथेन। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये हमें टेट्रावेलेंट, इसकी वैलेंसी टेट्रावेलेंट, ये हमें चतुर संयोजकी रूप में ये हमें मिलता है। ठीक है भी, है कि नहीं। अभिषेक कह रहे मैम बहुत स्वीट दिख रही हो। अरे भाई साहब, अरे अरे अरे, तुम ना मुझे नजर लगाओगे, है कि नहीं, तुम ना मुझे नजर लगाओगे, हम है ही स्वीट तो दिखेंगे भी स्वीट ही, है कि नहीं। चलो देन अब बात करेंगे यहाँ पर, ये बात हो गई आपकी वैलेंसी की, ये बात हो गई आपकी संयोजकता की। इसके बाद अगर बात की जाती है, जो कार्बन है ये हमें पृथ्वी की सतह के अंतर्गत कितनी मात्रा में मिलती है। अगर हम इसकी एक्यूरेंस की बात करते हैं, ये हमारी नेचर में अगर इसके एक्यूरेंस की बात की जाए तो ये किस रूप में हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूरेंस इन नेचर, यानी कि जो हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति के अंतर्गत ये किस रूप में हमें मिलती है, प्रकृति में अंतर्गत हमें ये किस रूप में प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की भूपर पट्टी की, अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अगर हम पृथ्वी की भूपर पट्टी की बात करते हैं, तो जो भूपर पट्टी होती है, इस भूपर पट्टी के अंतर्गत ये आपको किस रूप में मिलती है, ये आपको बताना है। चलिए आप बता सकते हैं अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत। तो अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत स्पेशली ये आपको मिलती है किसके फॉर्म में, ये आपको मिनरल्स के फॉर्म में मिलती है, ये आपको खनिज के रूप में मिलती है। और इसकी मात्रा कितनी होती है, ये लगभग हमें, अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करें, 0.02% के आसपास ये हमें पृथ्वी की भूपर पट्टी के अंतर्गत ये हमें खनिज के रूप में प्राप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान से सुनिएगा चीजों को, एक एक चीजों को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। वेरी गुड आफ्टरनून राजन जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलेगा, ठीक है। देखो मिनरल्स के रूप में मिलेगी और परसेंटेज कितनी होती है, लगभग 0.02% इसकी होती है। अब अगर हम बात करते हैं ये मिनरल्स के किस रूप में, मिनरल्स पे कौन कौन से होंगे, जैसे आपको पता है हमें कार्बोनेट्स के रूप में मिलती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमें किस रूप में, हमें कार्बोनेट्स के रूप में मिल गई। ये हमें कोल के रूप में मिल गई, ये हमें किसके रूप में, पेट्रोलियम के रूप में मिल गई।
ये हमें हाइड्रोकार्बन्स के रूप में मिल गई। यानी कि डिफरेंट आपके पास अलग अलग प्रकार के आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो कि हमें खनिज के रूप में मिलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं? चलेगा। महाली एजुकेशन जी, क्या बात है महाली जी, महाली बहाली है कि नहीं? चलेगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। इतना क्लियर? ये बात होगी पृथ्वी की सतह के अंतर्गत। अब अगर बात की जाती है एटमॉस्फेयर की, अगर हम पृथ्वी के वातावरण की बात करते हैं, अगर हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर, पृथ्वी के वातावरण के अंतर्गत ये हमें किस रूप में मिलती है, ये मुझे आप बता दो। चलिए बताओ। तो इसकी परसेंटेज 0.3%, 0.3% के आसपास ये हमें पृथ्वी के वातावरण के अंतर्गत मिलती है। और ये हमें अक्सर किस अवस्था में, ये हमें गैसियस फॉर्म में मिलती है। और किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये हमें मिलती है। किसके रूप में? ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलती है। और किस अवस्था में? ये गैसियस अवस्था, यानी कि ये हमें हमेशा किस रूप में मिलती है? गैसीय रूप में, गैसीय अवस्था के रूप में ये हमें प्राप्त होती है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है कि नहीं? फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो, तब हमने कहा, एक चीज हमने पढ़ी कि जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई भाई 2-4। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संयोजकता, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2-4 हो गई। क्या ये कार्बन स्टेबल है? अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे ये बताइएगा, क्या ये कार्बन आपके स्टेबल है? ये कार्बन आपके स्थिर है? जल्दी से बताइएगा। यस, मंगल कह रहे यस, बिल्कुल क्या है, ये स्टेबल है। देखो, ये जो कार्बन है अभी स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इसकी जो आउटर मोस्ट ऑक्टेट है वो क्या है? वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो ये करता क्या है? ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है कि नहीं? चलिए देखो, ये आपका स्टेबल है क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट है, वो कैसी है? वो आपकी हाफ फिल्ड है। कैसी होती है? आपकी हाफ फिल्ड है। तो ये भाई साहब स्टेबल तो होगा, बट कंप्लीटली स्टेबल नहीं होता। तो अब क्या करता है? कंप्लीटली स्टेबल होने के लिए कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। और ये कुछ क्या करेगा? ये कुछ यौगिकों का निर्माण करता है। और तब ये यौगिक बनाता है तो किस रूप में बनाता है? देखो, पता है इसके पास दो ऑप्शन है। ये क्या करेगा? तो 4 तत्वों को दान कर दे, फिर 4 तत्वों को ले ले। तो ये करता क्या है? ये करेगा, ना तो लेगा ना देगा। ये 4 तत्वों की, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है किसी दूसरी कार्बन के साथ। तो यहाँ पर देखो, एक कार्बन के अंदर आपके 4 तत्व, दूसरे कार्बन के अंतर्गत आपके 4 इलेक्ट्रॉन, तत्व नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो 4-4 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के अंदर। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। और सिंपली अगर बात की जाती है आपका, तो यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। और यही जो साझेदारी होती है बड़ी कमाल की होती है। और कोई भी ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, उस बंध को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बंध के तौर पे हम इसको जानते हैं। तो सिंपली कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन जो है किस तरह के बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो कार्बन जो है आपके जो बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो आपके बंध बनाता है, वो हमेशा कैसे बनाता है? वो हमेशा आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है? वो कैसे बॉन्ड आपके? वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो आपके कोवेलेंट बंध की निर्माण करता है, कोवेलेंट बंध ये बनाएगा। ठीक है? अब देखो, अगर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये कंपाउंड कैसे बनाएगा भाई? ये कंपाउंड भी आपके कैसे बनाएगा? सिंपली ये आपके कंपाउंड भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, तो कोवेलेंट कंपाउंड किस तरह के कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर किसी भी प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद है, तो ये क्या करते हैं? ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड का सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये यही होता है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी कंपाउंड, सिंपली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप साधारण रूप से कह सकते हैं, कंपाउंड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Compounds which do not conduct electricity are called as the covalent compound.
कहाँ है भाई सभी के सभी बच्चे? कहते कि मैम थ्योरी पढ़ाओ, तब मैम थ्योरी पढ़ाना शुरू करती है तो तुम सबके सब गायब हो जाते हो, है कि नहीं? कह रही हो कि मैम थ्योरी पढ़ाओ और सबके सब गायब हो जाते, जैसे मैम आपकी थ्योरी पढ़ाना शुरू करे तुम सबके सब आपके सही सीधा गायब हो जाते हो, है ना, सीधा गायब हो जाते हो। बहुत सही, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड जो कभी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? आपका कोवेलेंट कंपाउंड के तौर पे इनको जाना जाता है, ठीक है भाई। और बनते किससे हैं? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा आप कह सकते हो दे फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके क्या बनते हैं? आपके बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। मैम इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल दिव्या, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर इनके पास आपके फ्री इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है तो ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे? ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को आपके कंडक्ट नहीं कराते हैं। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलेगा। मोहित सैनी जी, हेलो मैम। हेलो मोहित, कैसे हैं आप? क्या हालचाल है मोहित आपके? क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ बेटर करने वाले? चलो भाई जल्दी से बता दो, कैसे हैं भाई मोहित जी आप? चलो, अब ये बात हो गई बिल्कुल सिंपल सी बात है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग बात करेंगे सिंपली यहां से आपके कौन कौन से कार्बन के एलोट्रॉप्स मौजूद है। अब बात करेंगे यहां से हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा एलोट्रॉप्स। व्हाट आर द एलोट्रॉप्स? अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, यानी कि हम लोग अपरूप की बात करते हैं, अपरूप किसे कहा जाता है, एलोट्रॉप किसे कहा जाता है, ये सिंपली आपको यहां से डिफाइन करना है। आपको पता है किसी भी तत्व की ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार, ऐसे डिफरेंट फॉर्म जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऐसे तत्वों की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन तत्वों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है? वो आपकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, यानी कि दिखने में जो अपीयरेंस इनकी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अगर हम इनके रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं, अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये कैसी होती है? ये आपकी सेम होती है, ये आपकी समान होती है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। डन? चलो, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स, दे आर कॉल्ड एज द एलोट्रॉप्स। अब बात आती है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स मौजूद हैं? यानी कि कार्बन की कुछ ऐसे डिफरेंट फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे, कितने एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपको बताना है, ठीक है। चलो बताइए, सबसे पहला पॉइंट, चलो कौन सा है? डायमंड। जैसे अगर हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड है ना, हीरा, मेरा यार हीरा, तो अगर हम हीरे की बात करते हैं, हीरा है ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, हीरा, ठीक है। दूसरा ग्रेफाइट, सेकेंड वन दैट विल बी द ग्रेफाइट, ठीक है भाई, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद जो आपका तीसरा आता है दैट विल बी द फुलरेन्स, अगर हम बात करते हैं फुलरेन, ठीक है। फुलरेन की अगर बात की जाती है तो फुलरेन आती है आपकी किसके अंतर्गत? एलोट्रॉप के अंदर आती है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? चलो आप बता सकते हैं मुझे अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, ठीक है। चलिए क्लियर है कि? डन? चलिए इतना पार्ट आपका हुआ क्लियर। चलो अब मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो डायमंड की एलोट्रॉप्स है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, क्या इसके अलावा भी और कोई एलोट्रॉप होते हैं? तो कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट आपके यहां से पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें आपकी डायमंड की, आपको पता है डायमंड जो होता है दिस इज द नेचुरल हार्डेस्ट अकरिंग एलिमेंट। अगर हम डायमंड की बात करते हैं, यानी कि
ये होता है आपका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व होता है। और ये कौन सा तत्व है भाई? ये जो सबसे कठोर तत्व है ये होता है आपका डायमंड, दैट इज द हीरा, है कि नहीं? चलो भाई जल्दी से बताओ। वही अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होता है? ये आपका सॉफ्ट होता है, नेचर में बहुत मुलायम होता है। और अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो आगे आकर के पढ़ेंगे, आगे एक एक करके चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलें, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिवली पढ़ेंगे डायमंड को और ग्रेफाइट को। काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपके सिर्फ और सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट से बनते हैं, तो सबसे पहले कंपैरेटिवली हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका डायमंड को और डिस्कस करेंगे आपका सिंपली ग्रेफाइट को। किसको? डायमंड को और ग्रेफाइट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि डायमंड का मतलब क्या है? आपका डायमंड का मतलब है हीरा, और ग्रेफाइट तो आपको पता ही होता है भाई क्या है, ग्रेफाइट तो आपका ग्रेफाइट ही, ठीक है? दोनों को थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिस्कस करने की कोशिश कर। चलो देखो, आपको पता है सबसे पहले अगर मैं डायमंड की बात करती हूँ, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी देखते हैं, क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए बड़े कमाल की है। देखो, हमने पढ़ा कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो डायमंड के अंदर जो सेंट्रल कार्बन एटम होती है ये आपकी 4 कार्बन एटम से बाउंडेड होती है, कुछ इस तरीके से। क्या होती है भाई? 4 कार्बन एटम से ये आपकी बाउंडेड होती है कुछ इस तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है? आप लोग जल्दी से मुझे बताइएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली, तो ये कितने किससे बाउंडेड होती है? ये सिंपली आपकी 4 कार्बन एटम से बाउंड होती है कुछ इस तरीके से। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है लाइक पिरामिड, जैसा पिरामिड होता है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर में ये कहीं ना कहीं बनता है, ठीक है? अब कंपैरेटिवली अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट के अंदर जो आपका, हम आपका फेस रुक गया। अरे भाई फेस ना रोको मेरा, है कि नहीं? फेस रोकोगे तो सब कुछ रुक जाएगा भाई साहब, फेस काहे रोक रहे हो? अच्छा मेरा फेस रुक गया क्या? बड़ा कमबख्त है ये फेस, है कि नहीं भाई साहब? ये दुनिया ना बड़ी कमबख्त है। चलिए फेस को चला देते हैं, अगर फेस रुक गया है तो फेस को भी देख लेते हैं भाई, काहे। चलिए इस फेस को भी देख ही लेते हैं, काहे रुक रहा है। चलिए आई थिंक, चलो अब आपका फेस बिल्कुल क्लियर है, अब नहीं रुकेगा, है कि नहीं? अब बिल्कुल फाइन, ठीक है, डन। देखो कैसी कैसी हरकतें ये करते रहते हैं ना, कभी फेस रुक जाता है, कभी वॉइस रुक जाती है कि नहीं? स्टेचू मैम चलेगा। अच्छा फेस चल गया भाई, चल गया चल गया चल गया चल गया, नहीं स्टेचू नहीं बनाना, ठीक है? चलो आ जाओ। अच्छा अभी अभी से स्टेचू कहाँ बनवा रहे हो, है ना? अभी तो जिंदगी हमने जी नहीं, अभी स्टेचू मत बनवाओ भाई। देखो ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट के अंदर जो सेंट्रल कार्बन एटम है दैट इज बाउंडेड बाय द ओनली एंड ओनली 3 कार्बन एटम्स। ये सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन एटम से? ये आपके सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन एटम से बाउंड होती है। यानी कि सिंपली अगर मैं बात करती हूँ, सिंपली इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से, आपका ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम बात करते हैं आपका ट्राइगोनल प्लेनर की, अगर हम बात करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में ये आपका रहता है। जो डायमंड है ये आपका कैसा रहता है? ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है। क्या बनाता है? ये टेट्राहेड्रोन बना देता है। देखो इस तरीके से क्या होता है, पिरामिड या फिर टेट्राहेड्रोन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बना देता है? ये टेट्राहेड्रोन बना देता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लानर होता है, ठीक है भाई? सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट, आपका एंगल यहां से पूछ लिया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? देखो मैं ना आपको थ्योरी पढ़ानी छोड़ दूंगी अगर इतने बच्चे कम लाइव आओगे ना। कहते हो कि पहले तो रिक्वेस्ट था मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराना शुरू करती हूँ, मैम थ्योरी की क्लास ले आओ, मैम थ्योरी की क्लास ले आओ, है ना? और जैसे मैडम थ्योरी पढ़ाना शुरू करे ना, सबके सब गायब हो जाते हैं ना, हाँ भाग जाते हैं सबके सब, ठीक है? देखो डायमंड का एंगल आपसे पूछा जा सकता है,
तो डायमंड का जो एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लाइफ में रुकावट जरूरी है। अच्छा, लाइफ में रुकावट, अरे ना 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 ना, रुकावट से तो बीमारियां हो जाती है भाई, रुकावट बिल्कुल जरूरी नहीं है, रुकावट से तो बीमारियां हो जाती है, हजारों बीमारियां घर घर जाती है, ना ना ना, ठहराव जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसे शब्द को, आपके ही शब्द को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रुकावट की जगह कह दो भाई ठहराव जरूरी है, जिंदगी में एक ठहराव की जरूरत होती है, ना कि रुकावट की, है कि नहीं, चलेगा। देखो अब बात करेंगे यहाँ पे इसकी एंगल की, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट का। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है, ठीक है, ये होता है आपका सिंपली 120 डिग्री का। ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे शायद आपको ना दिखाई दे तो थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं, अपनी तरफ ही लिख लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं, वरना तो ये हमारे पीछे छुप जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, विजिबल ही नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है आपका 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल है आपका ग्रेफाइट के अंदर। तो 2-3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो आपको पता है जो डायमंड है ये क्या है, ये सबसे कठोर तत्व है, हमने कहा हार्डेस्ट मटेरियल या फिर हार्डेस्ट एलिमेंट आप इसको कह सकते हो, सबसे कठोर तत्व आप इसको कह सकते हो। तो ये रुक क्यों रहा है यार, देखो ये तो बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो गलत बात है, बार बार रुक रहा है, तो ठीक है, मैं फिर से रुकावट शुरू हो गई भाई साहब। मुझे लगता है कि आज की क्लास में ना नजरें बड़ी लगी हुई हैं, इस बार नहीं, इस बार अगर कुछ भी होता है तो इस बार हम इसको छेड़ेंगे नहीं भाई। चलो जस्ट अ सेकेंड, इसको वापस से रिकनेक्ट कर लेते हैं एक बार, मे बी ये प्रॉपर हो जाए। ये तो कुछ ज्यादा ही वाहियात तरीके से रुक गया है। ये रुका भी बड़ा ही वाहियात तरीके से है कि नहीं, चलो। तो रुका भी बड़ी वाहियात तरीके से है ना, देखो जिस दिन मतलब कभी कभी ना चीजों में ना नजर लग जाती है, तो आज ना नजर लगी हुई है भाई, बताओ। हाँ, अभी नींबू मिर्च लेके आना पड़ेगा, किसने नजर लगाई आप जरूर बताओ। हाँ राकेश सही कह रहे हो, काला टीका लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बात कर रहे थे हम लोग किसकी, बातें हो गई, ये तो बातें हमारी चलती रहती है डायमंड एंड ग्रेफाइट की। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट की अगर बात की जाती है तो आपको स्ट्रक्चर का पता चल चुका, आपको इसका क्या पता चला, बॉन्ड एंगल का पता चल चुका। नेक्स्ट पूछा जाता है कि भाई ये जो है आपका, ये आपका सबसे कठोर तत्वों में शुमार है, क्यों है, क्यों हम इसको सबसे कठोर तत्वों में शुमार करते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन एटम है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भाई बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो बन गया बहुत रिजिड बन गया, कार्बन जो है चिपका चिपका है, इसके अंदर कहीं पर भी फ्री स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, इसीलिए क्या है ये आपका सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कहा जाता है कि जो डायमंड है ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक का मतलब क्या है, यानी कि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अगर ये विद्युत का कुचालक है तो रीजन क्या है, क्यों ये विद्युत का कुचालक है, वापस से सेम चीज, बिकॉज कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और तब तक कहीं पर अगर आपको चार्ज को फ्लो कराना है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और तब तक आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तब तक आप वहां पे क्या नहीं करा सकते, आप वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, विद्युत का संचार नहीं करा सकते। तो आपको किसकी जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की, जो कि किसके पास है, ग्रेफाइट के पास है। यही जो ग्रेफाइट के सेंट्रल कार्बन एटम है ये 3 कार्बन से बाउंडेड है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी फ्री है, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास फ्री है। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये सिंपली क्या करती है, सिंपली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराती है। और अगर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराती है, ठीक है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराती है, तो इट मीन्स ये क्या होती है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक होता है।
इज इट ओके? क्लियर है कि नहीं त्रिपाठी? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स वेरी मच सो फॉर दिस नाइस सेशन। अरे वाह, क्या बात है त्रिपाठी जी, बिल्कुल मजेदार तरीके से बस आप लोग पढ़ते रहा तो, ठीक है। वीरेश यादव जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लियर है भाई? ये बात हुई आपके डायमंड की और ग्रेफाइट की। इसके अलावा अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो डायमंड होता है, जो आपका ग्रेफाइट होता है, हमने देख लिया कि भाई क्या है, विद्युत का एक क्या है आपका, अगर हम डायमंड की बात करते हैं, दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? ये एक बैड कंडक्टर होता है, यानी कि सिंपली अगर हम बात करते हैं विद्युत का कुचालक होता है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं जो ग्रेफाइट होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? ये आपका विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ये विद्युत का क्या है भाई? ये सुचालक है। दूसरा पॉइंट आपसे ना यहाँ से इनकी कई बार हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है। अगर कभी भी आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए, यानी कि अगर आपसे यहां से इसका संकरण सीधा पूछ लिया जाता है, तो इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? डायमंड का होता है भाई sp3 और ग्रेफाइट का होता है sp2। इसको तो रट लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रट लीजिएगा। sp3 और sp2 होता है दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, दोनों के संकरण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, जो डायमंड है ये बहुत टॉक्सिक होता है, नेचर में बहुत जहरीला होता है। अगर ये अपनी प्योर फॉर्म में रहे, तभी अपने शुद्ध रूप में होता है, तो शुद्ध रूप में ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है ना, बहुत ज्यादा जहरीला है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक ये नेचर में होता है, ठीक है, चलेगा। अब देखो, जहरीला है, टॉक्सिक है, तो भाई ये मत कहना कि मैम जो ज्वेलरी बनाई जाती है, जो हीरे की अंगूठी, भाई साहब हीरे की अंगूठी आपको फिर भी देनी पड़ेगी मैडम को, उससे आपका काम नहीं छूटने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जहरीला कह के आप मैडम को गुमराह करोगे, है कि नहीं, वो नहीं मानने वाली। देखो पहले ही मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि जिस डायमंड का यूज आपका ज्वेलरी में किया जाता है, गहनी बनाने के लिए किया जाता है, वो जो डायमंड होता है वो आपका प्योर फॉर्म में नहीं होता, धीरे धीरे फिल्ट्रेशन 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 उसका होता रहता है, शुद्धिकरण होते होते वो कहां पर पहुंच चुका होता है, वो आपके टॉक्सिसिटी को लूज कर चुका होता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइएगा, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है भाई। चलिए अब बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ डायमंड की। ये बात हो गई सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक, यहां से जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार इनकी डेंसिटी आपसे पूछ ली जाए, तो अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले डायमंड को उठाएंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेफाइट को उठाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग डायमंड। डन? तो हेडिंग लगा लीजिए भाई डायमंड। सबसे पहले अब क्या क्या चीजें हमें डायमंड में पढ़नी है वो देखते हुए चलेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता है डायमंड की डेंसिटी कितनी होती है। अगर आपसे डेंसिटी पूछ लिया जाए, अगर आपसे डायमंड का घनत्व पूछ लिया जाए, क्योंकि हमने कहा सबसे कठोर तत्व है, अगर सबसे कठोर तत्व है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? लगभग 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होती है इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है भाई। पता है डायमंड के अंदर ना एक चमक होती है, एक शाइन होती है। वो जो शाइन होती है, वो जो चमक होती है, वो किस प्रक्रिया के कारण होती है, किस फिनोमिना के कारण होती है, आप बता सकते हैं? आपने फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ा था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुल परावर्तन की, कुल आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है TIR, कुल आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो TIR के फिनोमिना के कारण, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण डायमंड के अंदर क्या होती है? डायमंड के अंदर एक चमक होती है, डायमंड के अंदर एक शाइन होती है, ठीक है भाई। नेचर में कैसा होता है? क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है भाई? क्रिस्टलाइन, यानी कि दानेदार होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें मिलता है। जैसे छोटे 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 क्रिस्टल्स आपको इसके देखने को मिलते हैं, लाइक दिस, बेंजीन की तरह के छोटे छोटे से क्रिस्टल्स आपको इसके देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे जाकर के ये जुड़ता चला जाता है, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से डायमंड जो है अपने स्ट्रक्चर को आपका बनाता हुआ चले जाता है, लाइक दिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ इसी तरीके से आपके स्ट्रक्चर को ये बनाता हुआ चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है आपका बनता चला जाता है। किस फॉर्म में होता है? आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ये आपको हमेशा क्रिस्टल्स के रूप में मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। डन? अब देखो यहाँ पे आपसे कभी टाइप्स ऑफ डायमंड अगर पूछ लिया जाए तो कितने प्रकार के डायमंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइप्स ऑफ डायमंड,
अगर हम टाइप्स ऑफ डायमंड की बात करें तो भाई कितने प्रकार के डायमंड हमारे आसपास देखने को मिलते हैं? आपसे प्रकार पूछे जा सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई कितने प्रकार के डायमंड हमारे आसपास देखने को मिलते हैं? टाइप्स ऑफ डायमंड की अगर हम बात करें, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, टीआईआर जो होता है क्रिटिकल एंगल के कारण होता है, ठीक है वीरेश यादव जी। चलो भाई, वीरेश यादव जी का क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, देख लेते हैं टीआईआर होता क्या है। अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में आपकी जो इंसिडेंट रे है वो आपके रिफ्लेक्टेड रे से ज्यादा हो जाए। एक ऐसी कंडीशन, मान लीजिए ये क्या है, ये आपकी नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और जो आपकी आने वाली किरणें होती है अगर इसका एंगल आपका रिफ्लेक्टेड एंगल से ज्यादा हो जाए, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है आपका ये रिफ्लेक्टेड एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो इस रिफ्लेक्टेड एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहना शुरू कर देते हैं। तो इसकी कंडीशन आपकी बन जाती है एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेज होती है वो आपकी वापस उसी सरफेस के अंदर, वापस उसी माध्यम के अंदर एंटर कर जाती है, और जिसके कारण से अगर हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड में भी क्या हुआ, वो घुसा। क्रिटिकल एंगल 109 डिग्री जो कि इंसिडेंट एंगल से आपका छोटा होता है। तो वैसे ही क्या होता है, सीधा अगर हम बात करते हैं आपका, ये इसी के अंदर आपका टकराते रहेगा, सरफेस से बाहर नहीं निकल पाता, जिस कारण से जो डायमंड है उसके अंदर आपकी चमक पैदा हो जाती है। राकेश कह रहे हैं क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सिखाएं। राकेश, मैं ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा चुकी हूँ। आई थिंक इससे पहली जो केमिस्ट्री की सीरीज खोलिएगा उसमें मैं आपको सिखा चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाया था, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको सिखाया था। आपको ना क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी, वो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। डन। चलो, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ डायमंड की कि कितने प्रकार के डायमंड हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपको पता है 4 प्रकार के डायमंड होते हैं, 4 में से 3 + 1 लिखेगा, 3 बड़े ही कीमती होते हैं, एक बड़ा ही यूजफुल होता है। 3 बड़े ही कीमती और एक बड़ा ही प्रयोग में लिए जाने वाला होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, आपको पता है 3 प्रकार के डायमंड, एक को हम लोग कहते हैं कुलीनन, वन इज कॉल्ड एज द कुलीनन, एक होता है आपका कुलीनन। दूसरा डायमंड अगर हम बात करते हैं आपका होप, एक तीसरा डायमंड आता है जिसको हम लोग कहते हैं कोहिनूर, दैट इज कॉल्ड एज द कोहिनूर। तो ये जो बेसिकली आपके डायमंड होते हैं, ये तीनों के तीनों जो डायमंड है इनको हम लोग जानते हैं प्रीशियस स्टोन के नाम से, दे आर कॉल्ड एज द प्रीशियस स्टोन, इनको हम लोग कीमती पत्थर कहते हैं। भाई कीमती पत्थर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, इनका इस्तेमाल किया जाता है मैडम के गहने बनाने के लिए, और जहां पर बात गहनों की हो तो वहां तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है कि नहीं, वहां अपने आप कीमत बढ़ जाती है। तो इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्रीशियस स्टोन, इनको कीमती पत्थरों के नाम से जाना जाता है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। रेखा कुशवाहा, वेरी गुड आफ्टरनून, चलेगा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रेखा जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है भाई। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार के डायमंड जिनको प्रीशियस स्टोन। अब देखो ये जो प्रीशियस स्टोन है, आपको पता है एक्चुअल में जब डायमंड होते हैं, यानी कि डायमंड का हम लोग कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, गहने बनाने के लिए। ऐसे तत्व जिनको गहने बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, उनकी प्योरिटी मेजर की जाती है, उनकी शुद्धता मापी जाती है, और शुद्धता मापने के लिए एक यूनिट का यूज किया जाता है, एक इकाई का यूज किया जाता है। तो आप में से कोई बता सकता है कि किस इकाई का, किस यूनिट के अंदर डायमंड की प्योरिटी को मेजर किया जाएगा? आप में से कोई भी बता सकता है तो बताइएगा। ऐसी कौन सी यूनिट होगी, ऐसी कौन सी इकाई होगी जिस इकाई का यूज करके डायमंड की प्योरिटी, डायमंड की शुद्धता को मापा जाएगा? आप बता सकते हैं भाई, चलिए बताइएगा। जल्दी से बता दो, उसी की बात बढ़ाएंगे कहानी को आगे। चलिए, आपको पता है डायमंड की जो प्योरिटी होती है दैट इज मेजर्ड इन द कैरेट। किसमें कैरेट? देखो, सिर्फ डायमंड की ही नहीं, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे आप गहने बनाते हो, चाहे आप गोल्ड की बात करें, चाहे आप सिल्वर की बात करें, चाहे आप प्लेटिनम की बात करें, चाहे आप डायमंड की बात करें, ठीक है,
इन सभी की शुद्धता को मापने के लिए एक इकाई दी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कैरेट, दैट इज कॉल्ड एज द कैरेट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक कैरेट के अंतर्गत कितना डायमंड आता है। तो ध्यान में रखिएगा 0.2 ग्राम आता है एक कैरेट के अंतर्गत डायमंड की अगर हम बात करते हैं, मात्र कितना 0.2 ग्राम के आसपास एक कैरेट के अंतर्गत आपका डायमंड आता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। अब ये देखो, अब ये जो 3 डायमंड की हम लोगों ने बात की है, सबसे पहला हम लोगों ने बात की कुलिनन डायमंड की, दूसरा हम लोगों ने बात की होप डायमंड की, और तीसरा हमने बात की कोहिनूर डायमंड की। तो इनकी प्योरेस्ट फॉर्म कितने कैरेट की होती है, कितने कैरेट के ये होंगे तो ये शुद्ध रूप में आपको प्राप्त होंगे। तो कुलिनन की अगर बात की जाती है लगभग 332 कैरेट का ये प्योर रूप में मिलता है। ठीक है, होप की अगर हम बात करते हैं लगभग 445 कैरेट का जो होप डायमंड होता है वो आपको शुद्ध रूप में मिलता है। कोहिनूर की अगर हम बात करते हैं 186 कैरेट, और सबसे ही महंगा और सबसे कॉस्टली, सबसे एक्सपेंसिव डायमंड जो है आपका कोहिनूर है। और आपको पता है ये आम तो तौर तरीके से ये हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कोहिनूर जो है ये भारत में पाया गया था, और ये आज के समय पर कहाँ है, ब्रिटेन की महारानी के जो ताज है उस ताज के अंदर ये आपका लगाया हुआ है, ताज के अंदर इसको जड़ा हुआ। ठीक है भाई, सो बात होती है 3 प्रकार के जिन गहनों का, जिस डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है आपका गहने बनाने के लिए, ये हो गए आपके, दीज आर द 3 टाइप्स। ठीक है, गोल्ड, अच्छा 22 कैरेट का, चलो गोल्ड की भी बात कर लेते। देखो अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, अगर गोल्ड यानी कि सोने की बात की जाए तो सबसे पहले तो 1 कैरेट के अंतर्गत कितना गोल्ड आता है, तो 1 कैरेट के अंदर मात्र 10 ग्राम गोल्ड आता है। सिर्फ कितना आता है, 10 ग्राम गोल्ड आता है। ठीक है, अब अगर आपसे गोल्ड की प्योरिटी पूछ ली जाए, अगर आपसे गोल्ड की शुद्धता पूछ ली जाए, तो भाई इसकी प्योरिटी क्या होती है, अगर हम इसकी शुद्धता की बात करते हैं तो इसकी शुद्धता कितनी होती है, तो ध्यान में रखिएगा 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ये आपका सबसे प्योर होता है, प्योरेस्ट रूप में ये आपको देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है कि नहीं क्लियर, जल्दी से बताएगा। तो राकेश 22 कैरेट नहीं, 22 कैरेट का गहने बनाने के लिए यूज में लेते हैं, 22 कैरेट का और 18 कैरेट का। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा गोल्ड है जिसका इस्तेमाल हम गहने बनाने के लिए लेते हैं, तो ये हम किसका लेते हैं, या तो हम लोग 22 कैरेट का इस्तेमाल करके गहने बनाते हैं या फिर 18 कैरेट। और इसके अंदर पता है कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, गोल्ड के साथ साथ आपके कॉपर को मिक्स कर दिया जाता है, इसका एक अलॉय तैयार किया जाता है ताकि हम, सोना जो ना बहुत ज्यादा मिलिएबल होता है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपका कॉपर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अरे वीरेश यादव कह रहे हैं मैम आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, आपको कोहिनूर गिफ्ट में दे दूं, मेरा बस चले तो। अरे क्या बात है, चलो ठीक है। आप लोग बहुत से बहुत बहुत धन्यवाद, बस आपका जो इतना प्यार है ना वो प्यार ही बना रहे। देखो पता है मैं स्वीट बहुत हूँ आप लोगों के लिए ना, बहुत आप लोगों का प्यार जो है बहुत है, पर ना मुझे ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है आप लोगों पे। पता है गुस्सा कब आता है, गुस्सा इन द सेंस तब आता है तब आप मुझे कहते हो, अगर मैं आपको एमसीक्यू पढ़ा रही होती हूँ तो आप 150 बच्चे लाइव होते हैं और आप मुझे कहते हो कि मैम आप थ्योरी क्लास शुरू कर दो। ठीक है, मैं थ्योरी पे आती हूँ, आप लोग आते ही नहीं है क्लास में। थ्योरी में पढ़ाना शुरू करो क्लास से गायब हो जाते हैं, तब एमसीक्यू पढ़ाते हैं तब तुम्हें थ्योरी चाहिए होती है। ये चीज मुझे बड़ी खतरनाक तुम्हारे लगती है, ये बड़ी बेकार लगती है मुझे तुम लोगों की। ठीक है, चलो 22 कैरेट और 18 कैरेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका अगर बात की जाती है चौथे प्रकार का जो डायमंड होता है दैट इज द बोट। चौथे प्रकार का जो डायमंड है वो आता है आपका बोट डायमंड। और आपको पता है ये जो बोट होता है ये होता है आपका ब्लैक डायमंड, इसको ये है काला हीरा। ब्लैक डायमंड आपने सुना है ना, काला हीरा, तो ये आपका काले रंग का होता है, ब्लैक होता है, तो इसको कहा जाता है काला हीरा। ये आपका ब्लैक डायमंड है, इसको काले हीरे के तौर पे आपका जाना जाता है। व्हाट इज एक्वारेजिया? वीरेश यादव, एक्वारेजिया एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सोना चांदी पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। अगर आप HCl को HNO3 को 3:1 के रेशो में मिलाते हो तो आपका एक्वारेजिया बन जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है अम्लों का राजा, एक्वारेजिया को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है भाई, काले हीरे की बात करी, ब्लैक डायमंड की बात करी। ठीक है, अब ये जो ब्लैक डायमंड है, जो बोट है, अगर आप इसको मार्केट में खरीदने जाते हो तो मार्केट में किस नाम से मिलता है, ये आपको कार्बोनेंडो के नाम से मिलता है।
आपने सुना होगा कि जो दुकानदार है वो बड़े ही इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं, भाई साहब कार्बोनेंडो कितना आया, आज कार्बोनेंडो आया कि नहीं आया है, कि भाई आज तो कार्बोनेंडो का रेट ये चल रहा है। तो जो बोट होता है इसको हम लोग कार्बोनेंडो के नाम से जानते हैं, और ये ही एक ऐसा हीरा है जिसको यूज कहाँ पे लिया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज में लिया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के तौर पे इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्यों? देखो, पता है ये जो है एक तो सबसे कठोर हो गया। डायमंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डायमंड क्या है, सबसे कठोर होता है, तो इसका यूज कहां पर किया जाता है? जैसे अगर मैं बात करती हूँ ग्लास काटने के लिए, अगर आपको कहीं पर कांच काटना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात कही है वीरेश यादव ने। अगर ग्लास कटिंग की बात करें, जो ग्लास कटिंग मशीन होती है उनके अंदर इसको यूज में लिया जाता है। जितनी भी रॉक ड्रिलिंग मशीन होती है, रॉक ड्रिलिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं, रॉक ड्रिलिंग मशीन को के अंदर भी किसको यूज में लिया जाता है? बोर्ड को यूज में लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपको किसी भी कठोर चीज को तोड़ना है, किसी भी कठोर चीज को काटना है, तो वहां पर डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व होता है। रॉक ड्रिलिंग की बात करें, ग्लास कटिंग की बात करें, इन सभी के लिए यूज में ये लिया जाता है, बोर्ड की अगर बात की जाती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। आई होप क्लियर। डन। तो ये बात हो गई आपके डायमंड की। डायमंड से जो मोस्टली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो आपके हो जाते हैं खत्म। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर ग्रेफाइट की। अब कुछ कुछ पॉइंटर्स जो है हम लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो है ग्रेफाइट क्या है, व्हाट इज ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट क्या है भाई? व्हाट इज ग्रेफाइट, सिंपली आपको बताना है। बता सकते हैं आपके भाई ग्रेफाइट क्या है? आपको पता है, अगर ग्रेफाइट की आपकी प्योरेस्ट फॉर्म की बात की जाए, अगर सबसे शुद्ध रूप की बात की जाती है, तो ये अपने शुद्ध रूप में आपको ग्रे कलर में दिखाई देता है, या आपको ग्रे कलर में मिलेगा। ठीक है, कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। ठीक है, कैसे मिलता है हमें? परत में मिलता है। कैसे मिलता है? ये हमें हमेशा किस फॉर्म में मिलता है? ये हमेशा हमें लेयर्स के फॉर्म में मिलता है, ये हमेशा हमें परत के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है भाई? ये हमें परत के रूप में मिलता है, ये हमें लेयर्स के रूप में मिलता है। ठीक है, हाँ, ग्रेफाइट को इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही बात है। जितने भी हैवी मशीन्स होती है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम लोग बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हम लोग बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, उनके अंदर इसको एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे यूज में लिया जाता है। जितने भी हैवी मशीन है, आप सिंपली हैवी मशीन्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, आपसे डायमंड की डेंसिटी अगर पूछ ली जाए, सो व्हाट विल बी द डेंसिटी? अच्छा, यूजेस की बाद में बात करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है? यानी कि अगर इसके घनत्व की बात की जाए, तो इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होती है, ये इसकी डेंसिटी होती है, इसका घनत्व होता है। ठीक है, आपको पता है इसको किस नामों से जाना जाता है? अगर हम इसके नामों की बात करें, तो सिंपली अगर आपको पता हो तो इसको किस नामों से जाना जाता है, आप मुझे बता सकते हैं? सिंपली अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? तो ध्यान में रखिए, इसका जो ग्रेफाइट है इसको आपका जाना जाता है ब्लैक लिड के नाम से। दिस इज नॉन एज द ब्लैक लिड। सिंपली इसको आपका नीले थोथे के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग ब्लैक लिड के नाम से जानते हैं। क्या कह दिया जाता है भाई? इसको आपका ब्लैक लिड कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है कि नहीं, काला थोथा। क्या कहा जाता है भाई? इसको हम लोग काला थोथे के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसको आपका प्लम्बेज के नाम से जाना जाता है। दिस इज नॉन एज द प्लम्बेज। इसको हम लोग प्लम्बेज के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नीले तोते के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ ली थी, कितनी होती है? sp2 होती है। किस रूप में मिलता है? परत के रूप में ये हमें मिलता है। क्लियर है कि नहीं? इतना पार्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो, तो यहां से हम लोग सिंपली बात करेंगे कि जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट के यूज की बात करते हैं, तो इसका यूज क्या है? चलिए आपको यूज बता दें। अभी
इसके यूज की बात करेंगे सबसे पहले तो इसका यूज कहाँ पर है, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल्स। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, पेंसिल को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल्स। किसमें यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल, ठीक है, यानी कि पेंसिल बनाने के लिए ये यूज में लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज में आपका सिंपली लिया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। अभी हमने बात की थी कि लुब्रिकेंट किसके अंदर, लुब्रिकेंट फॉर, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर हैवी मशीन्स। जितनी भी हैवी मशीन्स होती हैं सभी के सभी हैवी मशीन्स के अंतर्गत उसको एज अ लुब्रिकेंट यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पता है ये एक मॉडरेटर के तौर पे भी यूज में लिया जाता है, मॉडरेटर। अगर हम सिंपली बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं आपके जैसे एटॉमिक रिएक्टर की अगर बात की जाती है, एटॉमिक रिएक्टर की बात करें, उसके अंदर क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, इन सभी के अंदर किसके रूप में इसको यूज में लिया जाता है, इसको आपका मॉडरेटर, एक मंदक के तौर पे इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है भाई। कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जाननी है, बहुत ही बारीकी से आपको जाननी होती है अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ, इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये ऑब्वियसली हुआ है होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, देखो अब बात करेंगे हम किसकी यहाँ पे, अब बात करेंगे आपका ग्रेफाइट खत्म होता है, अब हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग बात करेंगे आपकी बकमिंस्टर फुलरीन की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बकमिंस्टर फुलरीन। अब डाल सबसे पहले बकमिंस्टर फुलरीन ही, पहले तो फुलरीन ही डाल दिएगा, पहले तो भाई आप फुलरीन ही डालो, सबसे पहले हेडिंग में लगाओ फुलरीन, ठीक है भाई, फुलरीन। निशांत बहुत लेट हो, बहुत लेट आ गए ना, तुम्हें मैं मिस कर रही थी, तुमको ना मैं मिस कर रही थी, चलो आगे तो अच्छा निशांत इस स्टेटमेंट को चेंज भी कर लो, है ना, आप इस स्टेटमेंट को चेंज कर लो, काफी दिन हो गए इसको यूज करते करते। चलो देखो फुलरीन की अगर हम बात करते हैं, जो फुलरीन होता है आपको पता है, इट इज ऑल्सो अ एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। तो सबसे पहले पॉइंट आपको पता है फुलरीन की खोज कब हुई थी, 1985 में इसको खोजा गया था, 1985 में। और होता क्या है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम, इट इज सिंपली अ क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम। ये क्या है, ये कार्बन एटम का क्लस्टर होता है, बहुत सारे, आप सीधे कह सकते हो कार्बन आइसोटोप्स का, ठीक है, कार्बन आइसोटोप्स का एक क्लस्टर होता है, बहुत सारे कार्बन के आइसोटोप्स एक साथ कंबाइंड होते हैं और वे मिलकर के एक एलोट्रॉप, एक अपरूप का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग फुलरीन कहते हैं। जैसे आपको पता है, यानी कि C612 की बात करें, C614 की बात करें, C632 की बात करें, C650 की बात करें, C660 की बात करें, एंड सो ऑन, ये आपका C6335 तक मैक्सिमम चला जाता है, ठीक है। इतने सारे, मतलब कम से कम आपको इसके अंदर कार्बन के 60 आइसोटोप्स मिलते हैं, 60 आइसोटोप्स का एक क्लस्टर होता है, 60 समस्थानिकों का एक ये क्लस्टर होता है, अगर हम फुलरीन की बात करें, है 60 से भी ज्यादा होते हैं, मोर देन 60 के, बहुत सारे, कोई डिफाइन नहीं है, कोई भी क्लस्टर हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। तो बहुत बार मैंने देखा है बच्चे 60 क्लस्टर लगा देते हैं, नहीं, वो होता है आपका बकमिंस्टर फुलरीन का, ठीक है। 60 आइसोटोप्स जो होते हैं वो आपके किसके अंदर मिलते हैं, आपको बकमिंस्टर फुलरीन के अंदर मिलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है वो कहां से बनता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका C660 से पूछा जाता है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आपको लगाना है वो क्या लगाना है, वो लगाना है भाई C660। अब ये जो C660 है इसको किस नाम से जाना जाता है, यही C660 है जिसको हम लोग जानते हैं बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से, दिस इज नॉन एज द बकमिंस्टर फुलरीन, इसको आपका बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है। बकबक करने वाली फुलरीन क्या है भाई, बहुत ज्यादा बकबक करती है, बकबक करने वाली फुलरीन ही होती है। अच्छा आई मिस यू टू मैम, अरे क्या होता है, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरीन की अगर हम बात करते हैं, किसके द्वारा खोजी गई, बकमिंस्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने C660 को खोजा था। अब इससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। देखो
आपको पता है जो C660 है, सबसे पहले अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है या फिर इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सिंपली स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इट इज हैविंग द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की तरह का होता है, या फिर कई बार सोसर बॉल स्ट्रक्चर इसको कह दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं सोसर बॉल की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका फुटबॉल की तरह का होता है। मंगला कह रहे मैम क्लास कितने बजे तक है? मंगला सिर्फ बकमिस्टर फुलीन को खत्म करेंगे, 5 से 10 मिनट का टॉपिक बचा है, उसमें आपका ये खत्म, उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट का टॉपिक आपका बचा है बकमिस्टर फुलीन वाला, इसको खत्म कर देंगे, फिर आपकी क्लास खत्म, बस, ठीक है। चलो ठीक है, इसको आपका कहा जाता है सिंपली सोसर बॉल स्ट्रक्चर कह दिया जाता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर कह दिया, या फिर इसी स्ट्रक्चर को आपको पता है बकी बॉल भी कह दिया जाता है, बकी बॉल स्ट्रक्चर भी इसी को कह दिया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका 3D स्ट्रक्चर होगा। अगर आप 3D में 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में इसका जो स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल की तरह का होता है। आपने फुटबॉल देखी है? फुटबॉल देखी है? चलो देखो, अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं, देखो एक चीज आपको बताती हूँ किस तरीके से फुटबॉल होती है। देखो लाइक दिस, सिंपली अगर बात की जाती है, अगर आपने फुटबॉल देखी हो, बिल्कुल देखी होगी, कुछ इस तरीके से फुटबॉल बनती है हमारी, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है ना। अब ये मत कहना कि मैम ये पिचक गई, ठीक है। तो अगर ये पिचक गई ना, इसमें हवा भी कम है, थोड़ी सी हवा इसमें अभी थोड़ी सी कम है। डन। सिंपली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फुटबॉल, कुछ इस तरीके से होती है हमारी फुटबॉल, लाइक दिस, ऐसी होती है भाई। अरे वाह, दिव्या ने फुटबॉल भेज दी, देखो दिव्या हमने बना भी दी है कि नहीं। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये जो फुटबॉल है, इस फुटबॉल में आप दो चीज देख पा रहे हो। एक तो आपको जो बीच में जो व्हाइट कलर में आपको शो हो रहा है, इस तरीके की कुछ पेंटागोनल रिंग्स है, और जो आपको ब्लैक कलर में शो हो रही है कुछ इस तरीके की आपकी हेक्सागोनल रिंग्स आ जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से ठीक करते हैं, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग कहोगे कि मैम हमने कुछ तो गड़बड़ की है कि नहीं। चलो इसको ठीक ही कर देते हैं आपकी, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है भाई। अभी आपके लगभग जो है सही हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ आपकी हेक्सागोनल रिंग्स होती है, ठीक है, और कुछ आपकी जो है पेंटागोनल रिंग्स होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है फुटबॉल के अंदर कितनी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, कितनी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं निशांत, आज देखी ना आपने, देखो कभी कुछ ना कुछ आपको नया नया तो मिलता है ना। कुछ आपकी पेंटागोनल रिंग्स होती है, पेंटागोनल रिंग्स और आपकी हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी पेंटागोनल है और कितनी आपकी हेक्सागोनल है। भाई देखो ड्राइंग पे मजा आएगा, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। तो फुटबॉल बहुत अच्छी बनी हुई है, ऐसे मत कहिएगा, ठीक है, कि मैम मुझे पता है 2-4 बच्चों का आ जाएगा कि मैम इसकी हवा निकल गई, ठीक है। तो अभी इसमें हवा भरवा देंगे, पंप वगैरह खरीद के लाएंगे, इसमें हवा भरवा देंगे। निशांत तुम ना पूरे मजे लेते हो बेटा, है ना, पूरे मजे लेते हो। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लो जिंदगी का नाम है ना एंटरटेनमेंट। चलिए अब देखो कितनी हेक्सागोनल रिंग्स होती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कितनी हेक्सागोनल रिंग्स हैं, तो जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल रिंग की 1 2 3 4 5, कितनी हेक्सागोनल रिंग्स है आप बता सकते हैं, और कितनी पेंटागोनल रिंग्स है। चलो पहले पेंटागोनल रिंग्स की बात करेंगे। देखो आपको पता है एक पेंटागोनल तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, और पांचवी आपकी ये रही, ठीक है। 5 हो गई, 5 के बाद छठी आपकी बीच में है, ठीक है।
6 पेंटागोनल रिंग्स आपको दिखाई दे रही। मान लीजिए दिस इज अ फुटबॉल, ये क्या है, ये आपके फुटबॉल है। अच्छा चलो देखो, मान लीजिए दिस इज अ फुटबॉल, ये क्या है, ये आपको फुटबॉल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये मेरे हाथ में फुटबॉल है। तो अभी आपको सिर्फ इसका फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है। इस फुटबॉल का जो फेस मेरी तरफ है वो तो आपको विजिबल ही नहीं है, वो कोई विजिबल है। तो अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो आपको इसका दूसरा फेस दिखाई देगा, इस फुटबॉल का आपको दूसरा फेस विजिबल होगा, जो मेरी तरफ फेस है वो आपको विजिबल नहीं होगा। यानी कि दो फेस हो गए, एक इसका फ्रंट फेस, एक इसका बैक फेस। तो इट मींस यानी कि 5 आपको फ्रंट फेस में दिखाई दे रही है, तो आपकी 5 पीछे की तरफ होगी। तो टोटल कितनी हो गई भाई, 10 हो गई आपकी पेंटागोनल रिंग्स। 5 फ्रंट साइड और 5 आपकी बैकवर्ड साइड, यानी कितनी हो गई आपकी, 10 होती है, 10 सॉरी 6 हो गई ना, सॉरी इट्स ओके, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 और 6 12, 6 की नहीं है ना हमने, 6 और 6 कितनी होगी आपकी, 12 हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसके बाद हम बात करेंगे हेक्सागोनल रिंग्स की। अब हेक्सागोनल रिंग्स कितनी है, एक। अगर हम हेक्सागोनल रिंग्स की बात करें तो भाई हेक्सागोनल रिंग्स कितनी होती है, जल्दी से बता दो। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गई हेक्सागोनल रिंग्स एक फेस में जो आपको दिखाई दे रही है। अब बाकी कितनी होंगी, हेक्सागोनल रिंग्स कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा। मैम ये किसका बेबी है, ये मेरा बेबी है राकेश जी, ये मेरा बेबी है, दिस इज माई मिक्की, ये मेरा मिक्की है, ठीक है, चलेगा। इसमें ना पेन ड्राइव होता है, ठीक है, पेन ड्राइव है, वरना वो पेन ड्राइव में भूल जाती हूँ कहीं भी, तो इस पेन ड्राइव के बगैर ना काम नहीं चलता, इसके अंदर पेन ड्राइव है, ठीक है। अब बताओ हेक्सागोनल रिंग्स, निशान तुम मत पढ़ो, तुम पढ़ो मत, जाओ तुम क्लास छोड़ो और जाओ, तुम पढ़ो मत, ठीक है, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता है। टेडी है वो, मैंने कहा उसको एज्यूम कर लो, जैसे एक्स को एज्यूम कर लेते हो ना, है ना, भाई वो तो मेरे वाली है, वो हाँ करे ना दे, भाव दे ना दे, वो घास डाले तुम्हें ना डाले, बट मन में लड्डू फूटते रहते कि वो वाली तो मेरी है कि नहीं, तो इसको भी एज्यूम कर लो, ठीक है। अब देखो हेक्सागोनल कितनी हो गई भाई, पहले 5 हो गई आपकी फ्रंट फेस में, 5 होगी आपकी बैक फेस में, 5 होगी आपकी लेफ्ट साइड और 5 होगी आपकी राइट साइड। 5 लेफ्ट साइड, 5 राइट साइड, 5 आपकी फ्रंट में और 5 आपकी बैक में, यानी कि कितनी हो गई, 5 इंटू 4 यानी कि 20 होती है आपकी हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। तो जो आपका बकमिनिस्टर फुलरीन होता है, इसके अंदर आपकी ये बना होता है आपकी 12 हेक्सागोनल, 12 सॉरी 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग से मिलकर के ये आपका बना हुआ होता है, ठीक है भाई। अब देखो ये जो पॉइंटर्स होते हैं, निशांत मतलब तुम क्या हर दिन मेरी शादी करवाओगे, है ना, कैसी बात करते, तुम हर दिन मेरी शादी करवाओगे भाई साहब, ठीक है, हर दिन तुम पूछते हो कि डेली कैसे शादी हो जाएगी, ऐसे बताओ, जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कोई, ये बताओ तुम मुझे। तो जिस दिन शादी होगी, अगर मैं अपनी शादी में तुम्हें पढ़ा रही होंगी तो शादी में कौन जाएगा भाई, ये बताओ। तो जिस दिन शादी होगी, डेली मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जिस दिन शादी नहीं होगी उस दिन शादी होगी, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा, तुम इतनी हेडेक मत लिया करो, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंटर्स है बकमिनिस्टर फुलरीन के अंतर्गत, ये कितने पॉइंटर्स होते हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये आपके 60 पॉइंटर्स होते हैं। और 60 पॉइंटर्स का मतलब क्या है, यानी कि बकमिनिस्टर फुलरीन के अंतर्गत कार्बन के कितने आइसोटोप्स का क्लस्टर होता है, तो इसके अंतर्गत आपके कार्बन के 60 आइसोटोप्स का क्लस्टर होता है, 16 आइसोटोप्स का एक समूह होता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलो डन, इतना पार्ट। तो ये हो गई बात आपके किसके, बकमिनिस्टर फुलरीन की। अब देखो इसका यूज क्या है। अच्छा मुझे खाना खाने आना है आपकी शादी में, ठीक है, तुम तो मटर छिलवाओगे मेरी शादी में ना, तुम खाना तो मतलब खाना तो हम तुम्हें ऐसे ही खिला देंगे, बिना शादी के खिला देंगे खाना तो, बट तुम ना मटर छीलने आओगे, तुमसे तो मटर छिलवाएंगे शादी में, तो मजा ही अलग होता है शादी में, तब मटर छीलनी होती है। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाना तुम हम तुम्हें बिना शादी के ही खिला देंगे, तो तुम खाने के लिए शादी का वेट करोगे ना, मेरी बलि चढ़ाओगे, मतलब तुम अपने खाने के लिए मेरी बलि चढ़ाओगे, हद कर रहे हो है कि नहीं। चलो आ जाओ, वो तो हम तुम्हें ऐसे ही खिला देंगे। अच्छा शुभम कह रही है बायो तो थ्योरी क्यों नहीं पढ़ा रही हो, ब्लड के बाद आरएच फैक्टर कराने वाले थे, अच्छा ठीक है,
शुभम RH फैक्टर कल सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे RH फैक्टर होगा, ठीक है, कल सुबह 6 बजे आपका RH फैक्टर चलेगा, ठीक है, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है राकेश, बिल्कुल सही बात है, फालतू कमेंट्स ना लें, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसका यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूज का। तो जो बकमिनिस्टर फुलरीन है, इसको ये इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है, इसलिए बिकॉज इट इज यूज टू डिटेक्ट द कैंसर ट्रीटमेंट, इसको यूज में लिया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, इट इज यूज टू डिटेक्ट द कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर सेल को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है, यानी कि कैंसर कोशिकाओं को पता लगाने के लिए, ठीक है। और कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में किसको यूज में लिया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का, और कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किसको यूज में लिया जाता है, C660, यानी कि बकमिनिस्टर फुलरीन की अगर हम बात करते हैं, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट एलोट्रोप बन जाता है कार्बन का। तो कार्बन के जो एलोट्रोप वाला पार्ट होता है वो होता है आपका खत्म। पता है डिस्कवरी किसने की थी, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो बकमिनिस्टर फुलरीन है भाई, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी, तो ध्यान में रखिएगा साइंटिस्ट का नाम क्या आता है, बकमिनिस्टर। कौन से साइंटिस्ट है आपके, बकमिनिस्टर, ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका, रॉबर्ट बकमिनिस्टर की अगर हम बात करते हो, कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले ये थे, रॉबर्ट बकमिनिस्टर, जिन्होंने आपकी बात करी किसकी खोज की थी, बकमिनिस्टर फुलरीन की। देखो अगर मैं बकमिनिस्टर फुलरीन की बात करती हूँ तो इसकी खोज हुई थी 1996 में, ये ध्यान रखिएगा। फुलरीन के बारे में हमें पता चला था 1985 में, और बकमिनिस्टर फुलरीन की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1996 में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। ये था आज का बेहतरीन सा धमाकेदार सेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिली, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की हमने बात की है, फालतू हमने किसी चीज की यहाँ पे बात नहीं की है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुट अप होते हैं। क्लियर है कि नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब चलो देखो, इसको एंड करने से पहले कुछ कुछ छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक भी मुझे अनअकैडमी प्लस पर फॉलो नहीं किया है, तो सबसे पहले तो जाओ और मुझे अनअकैडमी प्लस पर फॉलो कर लो, ठीक है। सबसे पहले जाइए और मुझे आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पर, मुझे जाकर के अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर लीजिए। अब फॉलो क्यों करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर डेली चलती हैं आपकी फ्री स्पेशल क्लासेस। तो देखो सबसे पहले तो आप जैसे ही अनअकैडमी प्लस पे जाओगे, सर्च करोगे, तो इस तरीके का मेरा प्रोफाइल आपको विजिबल होगा। इस प्रोफाइल पे जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि आपको यहाँ पर एनडी लाइव कोड अप्लाई कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको स्पेशल फ्री क्लासेस आपको मिलती है, जिसका टाइमिंग होता है सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे। और अगर आप प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड बैचेस के साथ, तो पेड बैचेस में भी आप आ सकते हैं। पेड बैचेस के लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा एनडी लाइव, जो आपको 10% का डिस्काउंट आपको देगा, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम आप, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। और ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आप ध्यान में रखिएगा, साइंस विद नीतू ढाका, दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, अभी के अभी सर्च करिएगा साइंस विद नीतू ढाका, तो इस तरीके का टेलीग्राम ग्रुप आपको विजिबल होगा, ठीक है। मैम थ्योरी का रेगुलर क्लास करवाइए मैम कल से, ठीक है, कल से आपका रेगुलर क्लास है, ओके। अब 29 सितंबर से ही आपके कुछ कुछ पर्टिकुलर बैच, यानी कि आज से ये बैच शुरू हो चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, और ये कुछ फीचर्स है जो अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस कर दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है, जो सितंबर का मंथ चल रहा है, सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, आज का भी ऑलमोस्ट जा चुका है, आधा दिन बचा है, और 30 2 दिन तक आपके पास बड़ा ही बेहतरीन मौका है। आपको 24 महीने में, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो 8 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप 6 मंथ लेते हैं तो 2 महीने का, और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 4 महीने का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो एक्स्ट्रा मिलता है। अब इसके लिए आपको पे कितना करना है, देखो 24 मंथ के लिए आपकी जो फी होती है वो होती है 7800, और अगर आप यहाँ पे एनडी लाइव कोड अप्लाई कर दो तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद ये और भी कम आपकी पड़ जाती है, और प्लस आपको 8 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 2 दिन है, कोड लगा लो और आ जाओ प्लस पे। बहुत धमाकेदार तरीके से हम लोग प्लस पे पढ़ रहे हैं। और आपको पता है, देखो सिंपली मैं कहूँ ना, फिर 325 रुपए पर महीना पड़ रहा है आपको। इससे ज्यादा तो अगर आप बर्गर खाने चले जाते हो, वहां बर्गर में वेस्ट करके आ जाते हो। 325 रुपए का है ना, मैकडी का एक बर्गर नहीं आता 325 में। 2 दोस्तों के साथ चले जाओ, 325 में एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक नहीं आती है कि नहीं। मैम आप ढाका से हो क्या? विनेश, आई एम फ्रॉम यूपी। आपको पता है ढाका हमारा सरनेम है, यूपी हरियाणा राजस्थान के जाटों का सरनेम है ये। हम जाट लोग हैं, है ना, चौधरी है कि नहीं।
तो यूपी हरियाणा ये जाट कम्युनिटी की में बिलोंग करते हैं। ढाका जो है यूपी हरियाणा और राजस्थान मेनली 3 स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 12 मंथ का अगर आप लेते हो 6,500 और जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कब? अगर आप एनडी लाइफ कोड अप्लाई करोगे। वहीं 6 मंथ का जो है आपका 5400 का है। आपको जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान बेटर लगता है आप वो ले लीजिएगा, बट ये कोड जरूर लगा लीजिएगा ताकि आप एक्स्ट्रा पे ना करें। ठीक है, फिर देखो पैसे की उस समय की कीमत बहुत होती है, तो उसको तो हमें समझना। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है अनअकैडमी पर हर संडे चलता है अनअकैडमी एसएससी कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पे आपको दी जाती है 50 मिनट और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 40 क्वेश्चन और मौका होता है आपके पास 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप को जीतने का। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक इनवाइट कोड मांगा जाता है, एनडी लाइफ कोड अप्लाई करो और अभी के अभी लिंक पे जाओ वीडियो की और जाकर के फिलहाल अपने आप को एनरोल करो। इस टेस्ट को आप हर संडे दिया करो, ये आपको एग्जाम की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको और भी बूस्टअप करता है। ठीक है, सो इस टेस्ट के लिए अपने आप को अभी के अभी रजिस्टर करिएगा। ठीक है गाइस, सो चलिएगा, लेट्स एंड द सेशन। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।